नमस्कार दोस्तों, धवन धर्म एस्ट्रोलॉजी एक लाल किताब का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जो हम अब कंटिन्यूसली इसके ऊपर वीडियोस डालेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो लाल किताब के बेसिक फंडामेंटल और बेसिक चीजें, कुछ ऐसी चीजें हम बताएंगे जिसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। तो इसीलिए पहले टॉपिक में हम इसकी राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, किस तरीके से कहाँ पे उच्चता होता है, कौन कौन से उनके घर होते हैं, इस बारे में हम इनकी चर्चा करेंगे। तो ये पहला एपिसोड आज हमारा लाल किताब के बेसिक नॉलेज पर है, एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज पर है। बेसिकली लाल किताब की नहीं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी, हम वैदिक में भी इन्हीं चीजों को वैलिड मानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरे पिताजी एक बहुत अनुभवी ज्योतिष रहे। काफी साल उन्होंने लोगों की सेवा करी। उनकी डेथ के बाद मुझे भी ये सेवा करने का मौका मिला। 2014 में उनकी डेथ हुई थी। तो कंप्लीटली मैंने पहले इसे 2 साल सीखा और 2016 से मैं वैदिक वास्तु और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अंदर मैं आ गया था। उसके बाद मैंने 2019 में मैंने लाल किताब करी, फिर मैंने लोशो की रीड भी करी थी और फेंग शुई वगैरह भी, कई सारे कोर्सों को लेकर मैं आगे बढ़ा और उनके बारे में लगातार मैं सीखता चला गया। फिलहाल आज का वीडियो हमारा लाल किताब के ऊपर है, ये श्रृंखला लाल किताब के ऊपर रहने वाली है। तो हम लाल किताब के बारे में चर्चा करेंगे कि बेसिक एक्चुअली में लाल किताब क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति थी, वगैरह वगैरह सारी चीजें। देखिए, लाल किताब एक जो कहानी बताई गई लाल किताब के बारे में, ये एक दफन किताब मिली थी, एक जगह से निकाली गई थी ये किताब। और उसके बाद पंडित जी रूपचंद जोशी जी जो थे, अंग्रेजों के टाइम के, काफी उन्हीं को उर्दू भाषा का या फिर यूं कह लीजिए फारसी भाषा की अच्छी नॉलेज थी। तो वो रूपांतरण इसका कर सकते थे, 2-3 भाषाओं की उन्हें नॉलेज थी, जिसके चलते इस दफन किताब को वहां ले जाया गया। उन्होंने उसको 5 पुस्तकों के संग्रह के रूप में इसको उजागर किया। उन्होंने निकाले इसके, उन्होंने समय समय पर इसके कई भाग निकाले, जिसमें उन्होंने डिटेलिंग में लाल किताब के बारे में बताया। अब लाल किताब की खासियत यह है कि इसमें सभी ग्रहों को कम या संतुलित करने के लिए आसान तरीके बताए गए हैं, बहुत ही कम खर्चे में। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे उपाय हैं जो घरेलू घरेलू उपाय आप इन्हें मान लीजिए कि ऐसी चीजें घरों में भी मिल जाती है, जिन्हें बिना किसी ज्यादा मेहनत के इकट्ठा करना आसान है। ठीक है। ये उपाय व्यक्ति की जन्म कुंडली के ऊपर आधारित होते हैं और उनके जीवन में आ रही जितनी भी रुकावटें हैं, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्या हो गई, पारिवारिक तनाव हो गए, इन सभी पे वो काम करती है और ये वैलिड भी होती है उन पे। और लाल किताब के ही आजकल ज्यादातर, भले ही लोगों ने वैदिक ज्योतिष करी हो, लेकिन वो रेमेडीज आपको लाल किताब की ही बताते हैं, आप इसको देख सकते हैं। लाल किताब कुंडली के विश्लेषण करने का एक बहुत इजी तरीका है। यह भी बताता है कि हमारे कर्म और व्यवहार कैसे ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों को बदल सकते हैं। इस बेसिकली अगर हम इसको छोटे में संक्षेप में बोला जाए, तो लाल किताब एक ऐसा ज्योतिष मार्गदर्शन है जो सिद्धांत और उपाय दोनों को मिलाकर व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से पार पाने में सफलता व शांति प्रदान कराने में सहायता करता है। सबसे पहले बात आ जाती है 12 राशियों की, 12 घरों की। तो जो ये जहां पर आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर लिखा है, ये हमारा लगन कहलाता है। और जो 1 नंबर आप यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घर हैं और ये 12 ही राशियां हैं जो कि हमने इस तरफ लिखी हुई है। सबसे पहली 1 नंबर की राशि मेष, फिर 2 की वृषभ, 3 मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये राशियां ही इसको कहीं भी हो सकती हैं। लाल किताब की कुंडली का एक अलग मेथड होता है उसको बनाने का, लेकिन आपके में ऐसा नहीं है कि 1 नंबर यहीं लिखा हो सकता है आपके में 1 नंबर यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो। बेसिक इसके अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि कुंडली की 12 राशियां होती हैं जो कि इस प्रकार हैं और 12 घर हैं जो कि इस प्रकार हैं। लाल किताब का ये बेसिक फंडामेंटल है। अब सेकंड बात आती है कि
कौन कौन सा खाना यानी कि कौन कौन सा घर, जैसे हमने 12 घर बताए, तो कौन कौन सा घर का स्वामी कौन सा ग्रह है, जैसे कि यानी कारक आप इसको मान लीजिए कि कौन से खाने का कारक ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह है। सबसे पहले सूरज पहले का कारक ग्रह। बृहस्पति को 4 घर मिले हुए हैं, 2, 5, 9, 11। अब 3 को मंगल, मंगल को 8 भी है। शनि क्यों है? इसको शनि का हेडक्वार्टर कहा जाता है। जब कभी आगे हम इसके बारे में शनि के हेडक्वार्टर की चर्चा करेंगे तो आप इसको खाना नंबर 8 मानिए। चंद्र का चौथा घर, 5 बृहस्पति का ही है, 6 केतु, शुक्र 7, मंगल और शनि 8, 9 बृहस्पति का जैसे बताया, 10 शनि, 11 और 12 राहु केतु। बेसिकली आप इसको ये भी मानिए कि 2, 5, 9, 12 बृहस्पति के ग्रह होते हैं। खाना 6 और 12 ये केतु राहु केतु के घर भी होते हैं। राहु केतु भी इस ग्रह के कारक होते हैं। 10 और 11 नंबर ये शनि के कारक ग्रह होते हैं और इनका ये ही इन्हीं सभी के घर होते हैं, अगर हम बेसिकली इसको माने जाए। सेकंड आती है अब कि कौन से हाथ की रेखा या कौन सा पर्वत कौन से ग्रह का होता है और कौन सी उंगली कहलाती है। आप अपना सीधा हाथ दीजिए। पहली जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है इसको तर्जनी उंगली कहा जाता है, जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं। और यहाँ पर होने वाला पर्वत आप इसमें देखिए, ये पर्वत हमारा बृहस्पति का कहलाता है। दूसरी उंगली मध्यमा उंगली, इसको शनि की उंगली कहा जाता है। शनि इसके यहाँ पे पर्वत के स्वामी होते हैं यहाँ के। अनामिका उंगली के नीचे जो पर्वत होता है वो सूर्य का होता है। और कनिष्ठिका के नीचे, इसके नीचे बुध का पर्वत होता है। अब आप ये देखिए मंगल बध और मंगल नेट, ये आगे जैसे जैसे हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो आप मंगल बध और मंगल नेट को समझेंगे। फिलहाल आप इसको ये समझिए, यहाँ पे मंगल बध की होती है रेखा और यहाँ पर मंगल बध का पर्वत होता है। शुक्र का ये भाग हमारा शुक्र का हो गया और ये चंद्र, आप राहु केतु यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे हाथ पर सारी चीजें बताती है। अब आगे हम जब चलते हैं ग्रहों की आपसी दोस्ती और दुश्मनी किस किस ग्रह से है। देखिए सबसे पहले बृहस्पति को हम देखें तो उसके बराबर के ग्रह कौन कौन से हैं। उसके बराबर के ग्रह हैं राहु केतु शनि। और उसके मित्र कौन कौन है? सूर्य मंगल चंद्र। और इसके दुश्मन ग्रह शुक्र और बुध। सेम ऐसे ही हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य के कौन कौन से ग्रह बराबर के हैं? बुध, जो सूर्य के साथ चुप होता है। चुप होता है यानी कि जब कभी भी बुध सूर्य के साथ होएगा, चाहे वो किसी भी खाने में हो, अगर वो अच्छा है तो वो अपने इफेक्ट देने में थोड़ी लेट कर सकता है, थोड़ा शांत रहेगा। और अगर वो बुरा है तो सेम प्रवृत्ति वो बुरे फल वाली ही हो जाएगी, वो बुरे फल भी अपने लेट देगा। ठीक। इसके मित्र कौन कौन से हैं? इसके मित्र बृहस्पति है, मंगल है और चंद्र है। इसका दुश्मन ग्रह केतु और शुक्र शनि और राहु। राहु इसको ग्रहण भी लगाता है। जब कभी भी कुंडली में सूर्य के साथ राहु होगा तो वो राहु उसको ग्रहण लगाए। अब आती है चंद्र की बारी। चंद्र के उसके बराबर के ग्रह शुक्र शनि मंगल बृहस्पति, मित्र सूर्य बुध और चंद्र को केतु से ग्रहण लगता है। मंगल और बृहस्पति ये चंद्र के ही हैं। शुक्र ग्रह के बराबर के ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल और बृहस्पति। शनि बुध केतु इसके मित्र हैं। सूर्य चंद्र राहु इसके दुश्मन हैं। मंगल के शुक्र शनि राहु। अब मंगल चुप रहेगा, यानी कि जब ये सिचुएशन पैदा होगी तो जैसे हमने बुध के बारे में बताई कि यदि बुध सूर्य के साथ आएगा तो उस कंडीशन में वो कैसे अपने आप उसको, जैसे अस्त की स्थिति कहा जाता है उसे, कि सूर्य के साथ कोई ग्रह आ गया तो वो अस्त हो जाता है। तो सेम कंडीशन आप इसको यहाँ पे मंगल के साथ मानिए कि जब कभी भी ऐसी स्थिति होगी तो उस उपरांत
मंगल जो है अपने प्रभाव देने में थोड़ा विलंब कर सकते हैं। इसके मित्र ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, दुश्मन बुध और केतु। अब बुध बुध के बराबर के ग्रह शनि, केतु, मंगल, बृहस्पति। मित्र इसके सूर्य, शुक्र, राहु और दुश्मन इसका चंद्र है। शनि के बराबर के ग्रह केतु और बृहस्पति हैं। उसका मित्र बुध, शुक्र, राहु और उसके दुश्मन सूर्य, चंद्र, मंगल। राहु के बराबर के ग्रह कौन से? बृहस्पति, चंद्र, उसके साथ मध्यम होगा। यानी कि ये जो राहु चंद्र की स्थिति है, हालांकि इसको ग्रहण का योग भी कहा जाता है, लेकिन आप इसको आगे चल के पढ़ेंगे कि क्यों इसको मध्य बोला गया है, कि चंद्र के साथ जब ये आता है राहु, तो क्यों राहु चुप हो जाता है। जैसे कि अभी हमने मंगल और बुध की आपको स्थिति बताई, तो सेम ऐसे ही राहु की स्थिति भी हो जाती है चंद्र के साथ। अब इसके मित्र ग्रह कौन से हैं? बुध, शनि, केतु और इसके दुश्मन ग्रह हो गए सूर्य, शुक्र, मंगल। केतु के बराबर के ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, बुध, सूर्य, इसके साथ मध्यम हो। जैसा कि वही आप आगे इसको पढ़ेंगे, जैसे हमने राहु को बताया चंद्र के साथ, सेम ऐसा ही इफेक्ट केतु का भी सूर्य के साथ होता है। इसके मित्र ग्रह कौन से हैं? शुक्र और राहु और इसके दुश्मन चंद्र, मंगल। नेक्स्ट, इस प्रकार वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक अलग होरा होती है हर एक ग्रह की। सेम उसी प्रकार लाल किताब में भी एक होरा का जिक्र हुआ है, यानी कि एक ऐसा समय जो उस समय पर्टिकुलर उस ग्रह से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बृहस्पति का कौन सा होरा कहलाएगी? पहला हिस्सा सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद। हम बेसिकली इसको मान लेते हैं कि अगर 6 बजे सूर्य निकला तो 6 से 8 बजे तक का टाइम हमारा जो होगा वो बृहस्पति का होगा। वार इसका गुरुवार है। सूर्य का हिस्सा कौन सा कहलाएगा? बृहस्पति के बाद के अगले जो 2 घंटे होंगे, यानी कि 8 से 10। चंद्र के लिए चांदनी रात, यानी कि यहाँ पे इसे पूर्णिमा की रात कहा गया है, और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक का टाइम इसको दिया गया है। शुक्र पूरी काली रात, सुबह 1 बजे से 3 बजे तक का समय, यानी कि ये जो 1 बजे का समय इसको दिया गया है, ये आफ्टरनून वाला समय इसको दिया गया है। मंगल नेक मंगल बद, मंगल आपकी स्थिति में मंगल नेक मंगल बद, आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मांगलिक की स्थिति हो गई, तो मांगलिक के लिए मंगल बद और मंगल नेक जिसका मंगल खराब नहीं है, उनके लिए पक्की दोपहर, यानी कि 11 बजे से 1 बजे तक का समय इसका होता है। अब बुध नेट और बुध बद, जैसे कि मंगल का मैंने बताया मांगलिक का, तो सेम ऐसे इफेक्ट आप आगे बुध के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय, जिसकी होरा का समय होता है 4 बजे से 6 बजे तक। शनि पूरी रात, अंधेरी दिन अंधेरी रात, यानी कि कई बार ऐसा होता है बादलों से घिरा हुआ पूरा सूर्य निकलता नहीं है, तो वो हमें शनि की होरा समझनी चाहिए, शनि का वार समझना चाहिए। सेम राहु पक्की शाम, यानी कि इसकी पक्की शाम का ये मतलब है कि सूर्य अस्त हो चुका हो, थोड़ा सा उजाला हो, पूरी रात ना हुई हो, लेकिन वो समय जो होएगा वो थर्सडे की रात शाम, यानी कि वीरवार की शाम का होएगा। केतु ने केतु बद, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले का समय, लेकिन सिर्फ इतवार वाले दिन का। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके कितने वर्ष में कौन सा ग्रह कितने वर्ष तक अपना असर दिखाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, बृहस्पति होगा तो 16 वर्ष की उम्र तक बृहस्पति, उसकी 16 वर्ष की आयु रखी गई है। सूर्य किसी भी ग्रह के साथ हो तो 22 वर्ष, लेकिन राहु के साथ यदि ग्रहण लगा रहा हो तो 0 हो जाता है। केतु के साथ ये आधा हो जाता है, जैसे कि हमने आगे पहले भी बताया था कि मध्य मध्य हो जाता है इसके साथ, तो ये इसको आधा कर देता है। चंद्र किसी भी ग्रह के साथ होगा तो 24, बृहस्पति बुध शुक्र राहु के साथ होगा तो 12, लेकिन शनि के साथ होगा तो 8। शुक्र किसी भी ग्रह के साथ होगा तो 24 वर्ष, बृहस्पति के साथ होगा तो 60 साल दौलत के लिए। ये 60 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जब शुक्र और बृहस्पति के बारे में जब बात करेंगे तो उस समय इसके ऊपर चर्चा होगी। जब सूर्य के साथ शुक्र हो तो 34 की उम्र में उसको माना जाएगा, 34 की उम्र तक माना जाएगा, और मंगल नेक तो 8 वर्ष की आयु तक उसे माना जाएगा। मंगल नेक और मंगल बद सेम वही मांगलिक वाली आप स्थिति समझ लीजिए। आप इसमें यहाँ भी देख रहे हैं कि मंगल बद कहते हैं ना कि 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल
ये बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। तो सेम ये वो वाला हिसाब है। तो किसी भी ग्रह के साथ होगा तो 13 वर्ष की आयु तक, और अन्यथा मंगल बद होगा तो 15 की और 28 की। बुध किसी भी ग्रह के साथ होगा तो 34 वर्ष आयु तक, सूर्य मंगल के साथ होगा तो 17 वर्ष। देखिए ये ना जो इसकी एज है, ये आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और किस एज तक वो उसका प्रभाव अपना देगा, या किस एज के बाद वो अपना अच्छा प्रभाव देगा या बुरा प्रभाव देगा, इसीलिए इस एज का, इस उम्र का असर जानना बेहद जरूरी है। हम शनि की बात करें तो शनि किसी भी ग्रह के साथ होगा तो 36वें वर्ष तक, बृहस्पति के साथ होगा तो 18 के साथ, और ये पिता की आयु के लिए, यानी कि अगर किसी की कुंडली में शनि और बृहस्पति साथ आ जाते हैं तो उसकी 18वें वर्ष आयु में चांसेस हैं उसकी पिता की स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। सूर्य के साथ होगा तो 24 वर्ष तक, मंगल शुक्र होगा तो 12, बुध होगा तो 45, राहु किसी भी ग्रह के साथ होगा तो 42 वर्ष तक। अगर मंगल अच्छा होगा, नेक होगा और राहु उसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा, 0 वर्ष, यानी कि स्टार्टिंग से ही अच्छा होगा। और अगर केतु के साथ होगा तो 45 वर्ष। हालांकि ये केतु की स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि केतु ये हमेशा अपने आमने सामने ही घरों में चलते हैं। अब केतु किसी भी ग्रह में हो 48 वर्ष आयु तक अपना प्रभाव देगा, बृहस्पति के साथ होगा 40 तक अपने अच्छे बुरे प्रभाव देगा, सूर्य या मंगल ने एक के साथ हो तो 24 तक, और राहु का मैटर नहीं करता। देखिए आज हमने इसके बारे में सारी चीजें, जो बेसिक चीजें, एक लाल किताब की नहीं, बेसिक एक नॉलेज हमने जानी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, कितनी आयु है उसकी, कौन से उसके दोस्त हैं, कौन से उसके दुश्मन हैं। हमने बेसिक ये जाना है, हाथ की हथेलियों में कौन सा पर्वत किस ग्रह का होता है। तो बेसिक आज हमने ये जाना है। आगे की वीडियोस में हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में आपको डिटेलिंग में और लाल किताब के अंदर लेते चले जाएंगे, जिससे आपको इन स्थितियों को समझने में, जो ये पॉइंट आज बताए गए हैं, आप इनको समझ के और अच्छे से प्रिडिक्शन वगैरह कर पाओगे, अपने बारे में खुद की प्रिडिक्शन भी कर पाओगे, फैमिली के भी कर पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।